Hello students, welcome back. From today's lecture, we are going to discuss about our second ecology chapter, that is chapter number 14, ecosystem. Now, first the term ecosystem was proposed by an ecologist, that is A.G. Tinsley. सो आपको ये MCQ के लिए याद रखना है. फर्स्ट जो इकोसिस्टम टर्म है वो A.G. Tinsley ने दिया हुआ है. नाउ अकॉर्डिंग टू A.G. Tinsley, द इकोसिस्टम इज रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स in the environment. To generate an ecosystem, the all abiotic, that are non-living factors, and living factor, which is also known as biotic component, have to interact with each other. अब कोई भी इकोसिस्टम जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं उनसे जनरेट नहीं होती. इकोसिस्टम के जनरेशन के लिए सारे जो लिविंग फैक्टर्स हैं उनको नॉन लिविंग फैक्टर से इंटरेक्ट करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो मेनली ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं. तो यहाँ पे प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उस फोटोसिंथेसिस के लिए उसे मेजर अबायोटिक फैक्टर, दैट इज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 फैक्टर्स चाहिए. अगर ये 3 फैक्टर में से एक भी फैक्टर एब्सेंट है तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. और अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो सारे बाकी के जो लिविंग फॉर्म्स हैं जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, वो ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे. यानी कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइवल के लिए मेनली जो एबायोटिक और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड होना पड़ता है. अब ये इकोसिस्टम जो है उसकी साइज़ जो है वो स्मॉल पॉन्ड से लेके बिग ओशियन तक हो सकती है. और ऐसा भी माना जाता है जो रेन का एक छोटा सा ड्रॉप है वो ड्रॉप भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि जैसे ही वो रेन ड्रॉप अर्थ की सरफेस पे आता है तो वो बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करके आता है. तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो उस वाटर ड्रॉप में एंटर होते हैं. तो यहाँ पे माइक्रोब्स जो है वो लिविंग फैक्टर है और वाटर जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर है. तो यहाँ पे ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर, ये दोनों कलेक्टिवली एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाते हैं. नाउ मेजर कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर living factors, that is plants, animals, microbes, etc., and non-living factors, that is abiotic factor also, are solar energy, water, air, soil, etc. So this was the main biotic or abiotic factor that is required to generate an complete ecosystem. Now, how a single ecosystem is generated? Now there is various of species found on the earth. Now this species is mainly formed by many individuals. So individual will collectively form species, then species collectively forms population, and this many populations results in biotic community. Now this biotic community, which has all biotic factors, will interact with abiotic factors, that is water, sunlight, air
etc. And by this interaction, an ecosystem is generated. And mainly, many ecosystems collectively forms biosphere. Our Earth is a major ecosystem which includes mainly all types of ecosystem. So, the ecosystem is the main structural unit of ecology. Now, there is various types of ecosystem that we have to discuss. Now, mainly there is two types of ecosystem. One is natural ecosystem and second is artificial ecosystem. नाउ एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, कोई भी इकोसिस्टम जो है उसकी जनरेशन के लिए या फिर उसे कंप्लीट इकोसिस्टम बोलने के लिए उसमें बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स ये दोनों का होना कंपलसरी है। बिकॉज आप सिर्फ नॉन लिविंग फैक्टर्स को एक इकोसिस्टम नहीं बोल सकते या फिर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो लिविंग फैक्टर्स हैं उन्हें आप इकोसिस्टम नहीं बोल सकते। इकोसिस्टम में कंपलसरी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर ये दोनों होने चाहिए। अब पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। सो मेनली द नेचुरल इकोसिस्टम आर ऑपरेटेड बाय देमसेल्व्स, यानी कि वो खुद से ही ऑपरेट होती हैं अंडर नेचुरल कंडीशंस विदाउट इंटरफेरेंस बाय मैन। यहाँ पे ह्यूमन जो है उनका कोई भी रोल नहीं होता। ये सारी जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो खुद से ही सेल्फ मेंटेन्ड होती है। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसे हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं टू टाइप्स में। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो फर्स्ट, व्हाट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? सो मेनली जो अर्थ के सरफेस पे यानी कि सॉइल पे जो इकोसिस्टम जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनकी फोटोसिंथेसिस के लिए जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं सनलाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा वो कंपलसरी है। अब इन प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल जो हैं वो कंज्यूम करते हैं और जो हर्बीवोरस हैं उन्हें जो कार्निवोरस एनिमल है वो कंज्यूम करेंगे। और साथ ही में ये जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए भी या फिर उनकी जो लाइफ है उसे मेंटेन करने के लिए एबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, सनलाइट वो भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ है उन्हें हम हर रोज़ पानी देने नहीं जाते, वो खुद से ही नेचुरली सॉइल में से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो बाय नेचर होती है। उनमें ह्यूमन जो है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए हम इसे एक नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। वैसे ही जो ग्रासलैंड्स होती है यानी कि जहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस होती हैं वहाँ पे जो इकोसिस्टम जनरेट होती है वो भी एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। देन डेजर्ट इकोसिस्टम, तो ये कुछ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल थे। अब हम देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और सेकंड है मराइन वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर यानी कि जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं और जिसमें सैलिनिटी जो है यानी कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वो कम हो उसे हम बोलेंगे फ्रेश वाटर। तो इस फ्रेश वाटर में भी
बहुत सारे इकोसिस्टम्स जनरेट होती हैं। अब ये फ्रेश वाटर जो है वो इधर स्टेगनेंट होगा और नॉन स्टेगनेंट होगा। सो उसके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम को हम वापस से सब डिवाइड कर रहे हैं। एक है रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी कि वहाँ पे जो वाटर है वो कंटिन्यूसली रन होता रहता है, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं होता। सो इट इज़ अ नॉन स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर। तो ये सारे जो इकोसिस्टम है वहाँ पे वाटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव होता रहता है। तो उसमें भी बहुत सारे इकोसिस्टम्स जनरेट होती हैं। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम रनिंग फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। नाउ सेकेंड इज स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी कि ऐसी प्लेसेस जहाँ पे पानी जो है वो स्टेबल है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा। तो ऐसे वाटर को हम बोलेंगे स्टैग्नेंट वाटर। फॉर एग्जांपल लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा। तो वहाँ पे जो वाटर है वो उसी लेक या फिर पॉन्ड में होता है और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स, देन लार्ज एनिमल्स कलेक्टिवली जो है वो पूरी एक इकोसिस्टम जनरेट करते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एक्वेटिक ecosystem is marine ecosystem. For example, ocean and estuary. Now estuary is a place जहाँ पे ocean और river का पानी जो है वो मिक्स होता है, तो उस प्लेस को हम बोलते हैं estuary। तो वहाँ पे भी मेनली जो वाटर है उसकी सैलिनिटी और जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई होता है। तो ऐसे जो सॉल्टी वाटर में जो इकोसिस्टम जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं मराइन इकोसिस्टम। नाउ द मेजर सेकंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाउ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर मैन मेड, that is generated or engineered by humans, and its maintenance and development will compulsory require the involvement of human. Without human, this ecosystem cannot run. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उसमें जो ह्यूमन है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कंपलसरी है और इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये जो इकोसिस्टम है वो रन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल वीट एंड राइस फील्ड्स, नर्सरी, पोल्ट्री फार्म, एक्वेरियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वीट और राइस जो फील्ड्स हैं वहाँ पे ह्यूमन जो है वो सीड सो करते हैं, उसके बाद उसमें से वीट या फिर राइस के प्लांट्स जो है वो जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इकोसिस्टम है वो मेनली ह्यूमंस के थ्रू जनरेट हुई है। देन नर्सरी, जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं उन्हें ग्रो करते हैं। मेनली जो सीडलिंग्स होते हैं, सीडलिंग्स यानी जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है और जो छोटा सा प्लांट जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं सीडलिंग। तो उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए होता है। देन पोल्ट्री फार्म, देन एक्वेरियम। तो ये सारे जो है उसे हम कंप्लीट इकोसिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले पढ़ा कि कोई भी इकोसिस्टम कंप्लीट तभी होगी जब उसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। तो अगर हम एक्वेरियम की बात करें तो एक्वेरियम में मेनली प्लांट्स और जो फिशेस हैं वो बायोटिक फैक्टर्स हैं। देन जो सनलाइट और वाटर है वो दोनों एबायोटिक फैक्टर हैं। तो इस तरह से जो एक्वेरियम है वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। नाउ दिस वाज द टाइप्स ऑफ ecosystem. Now we are going to discuss about
स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ना हमने पहले भी डिस्कस किया कि मेनली इकोसिस्टम जो है वो दो कंपोनेंट्स से फॉर्म होती है, एक है एबायोटिक फैक्टर एंड सेकंड आर बायोटिक फैक्टर। नाउ एबायोटिक फैक्टर्स आर टू टाइप्स. One are the physical components which includes sunlight, water, air, temperature, rainfall, soil texture, wind speed and direction, etc. We are including it in a physical components of an ecosystem. Now second type of abiotic component is chemical components, that is carbon, oxygen, nitrogen, hydrogen, iron, copper, zinc, etc. Because all these abiotic factor is mainly required by all the autotrophs, that are chlorophyll containing organism, and this chlorophyll containing organism requires nutrients, sunlight, water, air, average temperature, then proper amount of water, etc. for their growth. And mainly this ecosystem is run mainly by the autotrophs, that are plants and some photosynthetic bacteria. Now second component of an ecosystem are biotic factor. In biotic factor we are including three biotic factors. One, producer, that generate the food. In these mainly हम include करते हैं all the autotrophs, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. तो मेनली ग्रीन प्लांट्स, देन photosynthetic bacteria like cyanobacteria. Then the second biotic factors is consumers. Now consumer we are dividing into three subtype. One is primary consumer. तो इसमें हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हर्बीवोरस, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं. नाउ सेकंड इज सेकेंडरी कंज्यूमर, that is primary carnivorous. Mainly these secondary consumers depends on primary consumer, that are herbivorous. तो हम herbivorous में एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल grasshopper which mainly consume these small grasses. Then secondary consumer we are taking snake और frog जो grasshopper को कंज्यूम करते हैं. देन द थर्ड कंज्यूमर इज टर्शरी कंज्यूमर, और इसे हम सेकेंडरी कार्निवोरस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो टर्शरी कंज्यूमर हैं वो कंज्यूम करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को. फॉर एग्जांपल जो लार्ज बर्ड्स हैं वो फ्रॉग और स्नैक इनको एज देयर फूड यूटिलाइज कर रहे हैं. तो इस तरह से कंज्यूमर जो हैं उन्हें हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर मेनली decomposed. When they died, their dead body will be decomposed by the other biotic factor which is known as reducers or decomposer. तो किसी भी इकोसिस्टम में decomposers जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट की जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस है, यानी कि प्लांट्स जो है वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. देन वो न्यूट्रिएंट्स हर्बीवोरस में एंटर होते हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर में, देन टर्शरी कंज्यूमर में, और इन सब की बॉडी में से वापस उसे सॉइल में आना हो तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की प्रोसेस. तो अब इस प्रोसेस के लिए जो डीकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि उनके बिना ये जो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो रही है या फिर जो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेस है वो नहीं हो सकती। तो ये हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। Now we have to discuss how this ecosystem is doing their function. So before this, first what is stratification? हर एक जो इकोसिस्टम है उसमें ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। अब इसे हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक फॉरेस्ट जो होता है उसमें सबसे पहले श्रब्स यानी कि स्मॉल साइज के जो प्लांट्स है वो होते हैं, देन हर्ब्स, देन स्मॉल प्लांट्स एंड देन लार्ज ट्री। तो यहाँ पे ये सारे जो प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्टिकल होता है, यानी कि सबसे पहले स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म, देन लार्ज, देन उससे बड़े ऑर्गेनिज्म और देन उससे बड़े ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ना अब हम डिस्कस करते हैं कोई भी इकोसिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक पॉन्ड का। तो पॉन्ड जो है वो मेनली एक शैलो वाटर बॉडी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा वाटर नहीं होता। तो अब ये जो पॉन्ड की इकोसिस्टम है तो हमने पहले जैसे डिस्कस किया, तो इस इकोसिस्टम में भी एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे पॉन्ड में एबायोटिक फैक्टर जो है वो है मेनली वाटर और सेकंड है द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। उसके बाद जो सोलर रेस पॉन्ड के अंदर एंटर हो रही है वो, देन टेम्परेचर और क्लाइमेट, ये सारे कंडीशंस जो है वो है एबायोटिक फैक्टर। और बायोटिक फैक्टर जो है उसे हम इंक्लूड कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन। इट इज़ अ स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, देन algae, देन फ्लोटिंग जो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं वो प्लांट्स, देन सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज यानी जो आधे जो है वो वाटर में होते हैं और उनकी जो आधी बॉडी है वो वाटर के अंदर होती है। देन मार्जिनल प्लांट्स दैट इज़ द प्लांट फाउंड ऑन द एजिस ऑफ वाटर सिस्टम। तो इसे हम इंक्लूड कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि हर एक इकोसिस्टम में मेनली क्या होता है, आपको एबायोटिक फैक्टर चाहिए, देन प्रोड्यूसर्स चाहिए, देन आपको कंज्यूमर चाहिए और डीकम्पोजर चाहिए। तो ये मेनली 4 लेवल होते हैं कोई भी इकोसिस्टम के जनरेशन के लिए। तो पॉन्ड की जो इकोसिस्टम है उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, algae और फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। देन उसे कंज्यूम करने के लिए एज अ कंज्यूमर मेनली होते हैं जू प्लैंक्टन, देन स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, सम बर्ड्स एक्सेट्रा। और डीकम्पोजर जो है वो होते हैं मेनली फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम फ्लैजेलेट माइक्रोब्स दैट इज द माइक्रोब that having flagellas. So the pond has all the components, that is abiotic factors. Then in biotic factor it also has producer, consumer and also decomposer. So pond is very small but it is a complete ecosystem. So in this way the plants using abiotic factor will produce the food and this food will consumed by
consumer that are zooplanktons, small fishes, large fishes, birds, etc. And now when these consumers or producer will dead, then it will be decomposed by decomposers and all the nutrients will return into the water body. So in this there is a unidirectional movement of एनर्जी, यानी कि यहाँ पे सनलाइट में से जो एनर्जी प्लांट्स एस्टैब्लिश करते हैं वो वापस से सन में एंटर नहीं हो सकती। उसी तरह से जो प्लांट में से कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो वापस से कंज्यूमर में से प्लांट में एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी जो है उसकी मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होती है। जैसे कि फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड देन कंज्यूमर टू डीकम्पोजर। सो इस तरह से हर एक इकोसिस्टम जो है वो मेनली रन होती है। ना जैसे ही इकोसिस्टम रन होती है तो इकोसिस्टम जो है वो बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी। नाउ प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्रोडक्टिविटी इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। सो मेनली किसी भी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो या तो ऑर्गेनिक मैटर या तो बायोमास की फॉर्म में कैलकुलेट होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी इकोसिस्टम में कितना ऑर्गेनिक मैटर या फिर कितना बायोमास जो है वो जनरेट हुआ है उसे हम बोलेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी। ना प्रोडक्टिविटी जो है वो 2 यूनिट में मेज़र होती है, एक है ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी इन किलो कैलोरी बाय मीटर स्क्वायर। और जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है उसे हम मेज़र करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मेनली जो एक कंप्लीट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है वो पर ईयर मेज़र होती है। और सेकंड यूनिट है प्रोडक्टिविटी के लिए किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ना ये जो प्रोडक्टिविटी है एक इकोसिस्टम की उसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड देन नेट प्रोडक्टिविटी। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ इट इज़ मेनली associated with producers which are autotrophic। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक्सेट्रा। सो द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में विदिन अ लिमिटेड टाइम कितना बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं उस इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम सारे प्रोड्यूसर्स जो है यानी कि सभी प्लांट्स और जो अदर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है उनका ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास जो है वो काउंट करते हैं। नाउ दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज जीपीपी दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड इज एनपीपी दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Now first, what is GPP? So mainly GPP is total rate of organic matter production through the photosynthesis by all photosynthetic organism। यानी कि
उस इकोसिस्टम में जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने बाय दी फोटोसिंथेसिस कितना ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोमास जो है वो फॉर्म किया है, तो उसे हम बोलते हैं उस इकोसिस्टम की जीपीपी। अब मेनली जीपीपी जो है वो डिपेंड करते हैं क्लोरोफिल कंटेंट, देन क्लाइमेट, देन सनलाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी इकोसिस्टम की जीपीपी को मेनली अफेक्ट करते हैं। तो अब ये जो जीपीपी है वो हम मेनली मेज़र करते हैं क्लोरोफिल पर ग्राम ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, यानी कि एक एरिया में पर्टिकुलर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्लोरोफिल को यूज़ करके कितना ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म कर रहे हैं, और उसका सेकंड यूनिट है CO2 फिक्स्ड पर ग्राम क्लोरोफिल पर आर। सो मेनली जीपीपी जो है अगर वो कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जो रेस्पिरेटरी लॉस जिसे हम आर सिंबल से इंडिकेट करते हैं वो होने चाहिए। तो अब इसे समझने के लिए पहले हम एनपीपी देखते हैं, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ इट इज़ द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in plant tissue in excess of respiratory utilization by plants during the measurement period। यानी कि जिस पीरियड में हम एनपीपी काउंट कर रहे हैं उस टाइम में प्लांट्स जो है उन्होंने जो ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोमास है वो बाय दी रेस्पिरेशन कितना लॉस किया है, यानी कि क्योंकि प्लांट जो है वो खुद भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन में उन्होंने कितना बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लॉस किया है। तो उसके अलावा जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोमास है उसे हम बोलते हैं एनपीपी। फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वो प्लांट जो है वो बाय फोटोसिंथेसिस अराउंड 1.35 kg बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो 1.35 kg है वो उस प्लांट के लिए उसका जीपीपी है। अब इस 1.35 किलोग्राम में से प्लांट जो है वो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कुछ अमाउंट जो है वो लॉस करते हैं, यानी कि सपोज जो रेस्पिरेशन लॉस है वो है 0.35 kg, यानी कि अब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी जो है वो होगा 1 kg। सो मेनली एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। और अगर हमें जीपीपी कैलकुलेट करना हो तो जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर। तो इस तरह से हम किसी भी इकोसिस्टम की जीपीपी और एनपीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड टाइप इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नाउ इट इज द रेट ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोरेज और स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल, यानी कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है इसमें हम सारे कंज्यूमर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन सारे कंज्यूमर को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो कंज्यूमर हैं उनकी बॉडी में कितनी एनर्जी या फिर कितना बायोमास जो है वो स्टोर्ड हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो यहाँ पे जितनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है
उससे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। नाउ द थर्ड इज नेट प्रोडक्टिविटी। नाउ इट इज द rate of the storage of organic matter that is not used by heterotrophs. Now heterotrophs are the type of organism which depends on the autotrophs. तो यहाँ पे हमने बात की कंज्यूमर जो है वो जितना फूड जो है वो कंज्यूम करेंगे या फिर जितना बायोमास कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट जो है वो वापस से ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो लॉस होता है। सो आफ्टर द रेस्पिरेशन लॉस इन द कंज्यूमर द stored organic matter will represent the net productivity of that ecosystem. Now mainly जो net productivity है वो हम एन्युअली मेज़र करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल अर्थ की बात करें जो एक बायोस्फीयर है या फिर एक लार्ज इकोसिस्टम है उसकी जो ओवरऑल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यानी कि जो एनपीपी है वो अराउंड 170 बिलियन टन्स है और उसमें से जो ओशियन है जिसने अराउंड अर्थ का 75% सरफेस कवर किया हुआ है वो सिर्फ 55 बिलियन टन जो है उतना ही प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। यानी कि जो ओशियन की एनपीपी है वो अराउंड 55 बिलियन टन्स है और बाकी की जो प्रोडक्टिविटी है वो मेनली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की वजह से होती है। तो अब यहाँ पे ओशियन जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं या फिर अराउंड जो 75% अर्थ जो है वो ओशियन से कवर है। तो यहाँ पे ओशियन की जो एनपीपी है वो इतनी कम क्यों है? तो क्योंकि ओशियन जो है वो बहुत डीप है तो वहाँ पे सनलाइट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं पहुँच सकती। तो उसकी वजह से जो ओशियन में प्लांट्स है उनकी जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। तो उसकी वजह से जो ओशियन है उनकी जो एनपीपी है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंपेयर में बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक ओशियन जो है उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर एनपीपी जो है वो इतनी कम क्यों है एंड सेकंड ओवरऑल अर्थ जो है उसकी एनपीपी क्या है। सो ये हमने डिस्कस की किसी भी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे।